जिनपिंग को अरुणाचल प्रदेश पर भारत के सख्त स्टैंड से झटका लगा है। अब उसने लद्दाख के पास हवाई साजिश को जमीन पर उतारने की नई चाल चली है। यह सैटेलाइट तस्वीर लद्दाख के पास चीन के होटान एयरबेस की है। चीन के होटान एयरबेस सैटेलाइट इमेजनरी एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने इसे जारी किया है। तस्वीर के साथ लिखा है, निर्माण शुरू होने के लगभग 4 साल बाद होटान एयरबेस पर दूसरा रनवे चालू हो गया है। अब आपको सैटेलाइट तस्वीर की एक एक डिटेल दिखाते हैं। लद्दाख या LAC से इसकी दूरी कितनी है, होटान एयरबेस पर चीन क्या क्या निर्माण कर रहा है। पहले आपको यह बिग बॉल दिखाते हैं। यह देखिए, पहले यहां पर समझ लीजिए यह क्या क्या है, उसके बाद मैं डिटेलिंग पढ़ूंगा। यह देखिए जरा, पुराना रनवे 3200 मीटर, मिलिट्री एप्रन, मिलिट्री बिल्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर भी मिलिट्री बिल्डिंग है, मिलिट्री बिल्डिंग है, डेडिकेटेड मिलिट्री एप्रन यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये देखिए दोहरे इस्तेमाल वाला टर्मिनल यहां पर दिखाई दे रहा है। इस बीच मिलिट्री बिल्डिंग यहां पर है। नया ऑपरेशनल रनवे 3700 मीटर का। मामला क्या है? सैटेलाइट तस्वीर में होटान एयरबेस पर नया ऑपरेशनल रनवे दिख रहा है, यहां पर 3700 मीटर का। आइए जरा जूम इन करके दिखाइए। इससे कुछ दूरी पर पहले से तैयार पुराना रनवे है, वो वहां पर, जिसकी करीब 3200 मीटर है दूर। इसके अलावा चीन एयरबेस पर पहले से ही कई तरह का सैन्य निर्माण कर चुका है। इसमें पुराने मिलिट्री एप्रन, मिलिट्री बिल्डिंग, दोहरे इस्तेमाल वाले टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एयरबेस पर डेडिकेटेड मिलिट्री एप्रन दिख रहा है, जहां कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इसकी लद्दाख से दूरी सिर्फ 240 किलोमीटर है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। एयरबेस पर दूसरे रनवे का शुरू होना भारत के लिए कैसे खतरे का सबब है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन का होटान एयरबेस शिनजियांग प्रांत में मौजूद है। बीजिंग ने पहले से ही बेस पर फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इनमें J-20, शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा एयरबेस पर शानाक्सी Y-8G और KJ-500 अवैक्स सिस्टम, अर्ली वार्निंग अवैक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट की भी तैनाती है। ये चीन का ड्यूअल पर्पस यानी दोहरे इस्तेमाल वाला एयरबेस है। इसका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के लिए भी किया जाता है, लेकिन नए रनवे का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कार्यों के लिए ही किया जाएगा। संभावना है कि नए रनवे को भारी सैन्य विमानों को ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। होटान एयरबेस भारत की सीमा के नजदीक चीन का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 2 रनवे होने के बाद चीन LAC पर अपनी गश्त तेज कर सकता है और इस क्षेत्र में तेजी से अपने सैनिक और सैन्य उपकरण की तैनाती कर सकता है। डेवलप वो कर रहे हैं, इसके कंसर्न तो है, उसको नज़र में तो रखना पड़ेगा भारत को, लेकिन भारत भी अपने एयरफील्ड उसी मुताबिक डेवलप कर रहा है। और जो कोशिश वो कर रहे हैं उस कोशिश में हम भी, भारत भी पीछे नहीं है, भारत भी उसी मुताबिक कोशिश कर रहा है। चीन ने एयरबेस पर दूसरे रनवे का निर्माण 2020 में गलवान हिंसा के बाद शुरू किया था। हालांकि भारत भी चीन के चाल को नाकाम करने में पीछे नहीं है। भारत ने LAC पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा एयरबेस लगभग बनकर तैयार हो चुका है। चीन के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। चीन का जहां पर रनवे है या जहां पर उसके लिए रनवे बनाने की संभावना है, उस इलाके में वहां पर पहाड़ियां बहुत ही ऊंची ऊंची हैं और एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए होटान सबसे बड़ा फोकस है। भारत के साथ सबसे बड़ी तारीफ और ताकत यह है कि भारत ने अपने मल्टीपल एयरबेसेस बनाए हैं। एक खराब हुआ तो दूसरा तैयार है, दूसरा खराब हुआ या दूसरे पर कुछ हुआ तो तीसरा तैयार है, और भारत के एयरक्राफ्ट एक साथ वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। चीन ने लद्दाख में अपनी साजिश का नया रनवे क्यों बिछाया? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। अमेरिका तक ने उसे अरुणाचल के मुद्दे पर आंख दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। चीन को कई बार अरुणाचल प्रदेश पर ही भारत की तरफ से डायरेक्ट मैसेज दिया जा चुका है। यही वजह है कि जो चीन अब अपनी रणनीति में बदलाव कर अपनी साजिश का चक्रव्यूह लद्दाख के नजदीक बनाने में जुटा हुआ है।
प्रधानमंत्री महोदय जी को। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर बीजिंग ने जो रुख दिखाया, हर बार हर मंच से उसे करारा जवाब मिला। चाहे वो अरुणाचल को अपना बताने का मुद्दा हो या अरुणाचल में कुछ स्थानों के चीनी नामकरण का। हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत ने पूरी सख्ती से जिनपिंग को जवाब दिया। आज अरुणाचल में रैली को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को फिर चेता दिया। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वही स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। रक्षा मंत्री हो या देश के गृह मंत्री, चीन पर हर मंच से करारा प्रहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अमेरिका भी अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग ने फिर से लद्दाख को अपनी साजिश के लिए चुना है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, वैध है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं, सियासी दबाव से नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। हाईकोर्ट ने आज एक लंबी लकीर खींच दी है जिसमें याचिकाकर्ता को राजनीति से परे हटकर कानूनी मामले को देखने की बड़ी सलाह दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए दस्तावेजों सामग्री को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की जमा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। ईडी ये साबित करने में सक्षम रही कि हवाला के जरिए गोवा चुनाव के लिए पैसा भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति बनाने, बदलने, रिश्वत लेने में व्यक्तिगत रूप से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर शामिल थे। अरेस्ट है वो लीगल बताया कोर्ट ने। अरेस्ट के लिए जो है मटेरियल है ये बताया। स्टेटमेंट्स और हमने पूरा केस फाइल देखी, उसमें से हमें सारा तथ्य मिला है। हवाला ऑपरेटर्स के जो स्टेटमेंट्स है, आपके कैंडिडेट खुद का स्टेटमेंट है, पैसे कहां से कैसे गया वो सारा जिक्र है, वो सारा कोर्ट ने माना। इसके अलावा कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस आरोप को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनावों से रोकने के लिए सीएम को गिरफ्तार किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का संबंध संविधान से है, राजनीतिक नैतिकता से नहीं। यहाँ विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है बल्कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक कारकों का प्रभाव नहीं होता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी, चुनाव के समय की परवाह किए बिना। जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, इफ इट इज बीइंग चैलेंज्ड, द कमेंट्स व्हिच हैज बीन मेड इज ईदर एक्सपंज्ड और सेट असाइड, this judgment will hold no water. So unless and until a final finding by the superior court, which is Supreme Court, which we are challenging this order, nothing can be said. फिलहाल आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने सरकारी गवाहों के बयानों और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कोर्ट ने उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब भी किसी सरकारी गवाह का बयान लिखा जाता है तो वो ईडी नहीं जज के सामने लिखा जाता है। सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं ये कोर्ट तय करता है। ऐसे में जब आप सरकारी गवाह पर सवाल करते हैं तो वो सवाल ईडी पर नहीं कोर्ट पर होता है।
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को हक है कि वो ट्रायल के दौरान गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपनी अगली रणनीति तय करने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी अब जोर शोर से अरविंद केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। कोर्ट का फैसला आया है केजरीवाल जी पर। आज ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार विक्टिमहुड कार्ड खेल रही थी, आज हाई कोर्ट ने इस कार्ड को ध्वस्त कर दिया। अभी तो कुछ कहना है? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी को केंद्र का हथियार बता रही है, तो बंगाल में टीएमसी एनआईए को मोदी सरकार का टूल बता रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान बंगाल से दिल्ली तक पहुंच गया है, और यह लड़ाई इसलिए चरम पर है क्योंकि निशाने पर है राज्य की 42 लोकसभा सीटें। आज इसमें दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को एनआईए ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दे पर टीएमसी नेता ने दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में 24 घंटे तक धरना दिया और आज शाम 4 बजे धरना खत्म कर वहां से बाहर निकल आए। टीएमसी के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आज सुबह आम आदमी पार्टी के नेता भी थाने पहुंचे, लेकिन उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को थाने के भीतर नहीं जाने दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। यह वार्ता किस अंदाज में हुई, इसके बाद दोनों दल केंद्र सरकार पर किस कदर हमलावर हैं, आप खुद देखें। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेस एंड शुक्रिया। अकेले नहीं, आप भी लोग आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है 4 एजेंसीज के हेड्स को हटा देना? बिल्कुल हटाना है डिमांड। दिल्ली में टीएमसी के धरने के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और संजीव झा समेत कई नेता मंदिर मार्ग थाना पहुंचे। उनकी मुलाकात कुछ इस अंदाज में हुई। थाने की चारदीवारी के अंदर की तरफ टीएमसी नेता थे, तो बाहर आम आदमी पार्टी के। सौरभ भारद्वाज ने लोहे की ग्रिल के पास जाकर उनसे बात की। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन समेत बाकी नेता एक एक कर उनसे इसी तरह बात करते दिखे। टीएमसी का धरना केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने को लेकर है। कल उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और फिर वहीं से धरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक थाने जा पहुंचा। केंद्रीय एजेंसी ईडी की मार आम आदमी पार्टी भी झेल रही है। ऐसे में जब दिल्ली में ममता बनर्जी के नेताओं ने मोर्चा खोला, तो आम आदमी पार्टी भी समर्थन में उतर आई। अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं। पुराने सीबीआई के मुकदमे बंगाल के अंदर खोले जा रहे हैं। एनआईए पर बीजेपी और टीएमसी के बीच 4 दिन से तीखे वार पलटवार हो रहे हैं। आज टीएमसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थाने के अंदर से ही की। कनॉट प्लेस में बीजेपी बैठेगा, कोई 144 नहीं रहेगा, उधर मीटिंग अलाउड है। तृणमूल कांग्रेस बैठेगा, आप बैठेगा, 144 आ जाएगा। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब एक ईडी की टीम भ्रष्टाचारी को पकड़ने जाती है और उन पर दिन दहाड़े हमला होता है। जिस तरह से कल महिला नेताओं को घसीटकर चुनाव आयोग के सामने से हटाया गया, उन्हें थाने में बंद किया गया, उसे लेकर भी टीएमसी सवाल उठा रही है। टीएमसी के दल में कुछ महिला नेता भी शामिल थी। कानून कहता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
टीएमसी का कहना है कि पुलिस का रवैया सही नहीं था। इन आरोपों पर पुलिस ने सफाई दी कि उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। 5 बजे उठाया गाड़ी में, इधर लाया 7 बजे, तो 6 कैसे छुटकारा मिला? 7 तो अंदर किया और रात 12:30 बजे बोला आप स्वतंत्र है। तो रात 12:30 बजे हम पूछेंगे नहीं कि 5 से 12:30 क्या था जी? कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया है। ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। पार्टी ने बीजेपी पर एनआईए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिकायती चिट्ठी में टीएमसी ने एनआईए पर अपनी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। एनआईए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सपोर्ट में क्यों आ रही है दादा? जो बोल रहा है वो कोर्ट में। इस बीच अभिषेक बैनर्जी का दावा है कि एनआईए और बीजेपी नेता की मुलाकात की फुटेज वो सुप्रीम कोर्ट को देने वाले। 6 अप्रैल को पूर्वी मिदनापुर में एक ब्लास्ट केस की जांच के दौरान एनआईए टीम पर हमला हुआ था। चुनावी माहौल में तब से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासी हमलों के बीच ये लड़ाई एनआईए वर्सेस बंगाल पुलिस की भी होती जा रही है। 6 अप्रैल को हुए हमले के बाद बंगाल पुलिस ने 7 तारीख को एनआईए टीम के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया। पुलिस और एनआईए के बीच का ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अपने खिलाफ हुए मुकदमे को केंद्रीय जांच एजेंसी ने चुनौती दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस को ये शिकायत मिली कि एनआईए की टीम ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और देर रात उनके घर के दरवाजे तोड़े। इसी आधार पर बंगाल पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। आपको बता दें कि उस दिन एनआईए की टीम ने अपना एक्शन रात के 3 बजे शुरू किया था। इसी दौरान उन पर पथराव हुआ और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। बाद में सुबह करीब 5 बजे पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई थी। अब बंगाल पुलिस एनआईए पर हुए हमले की जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने बताया कि भूपति नगर में हमले के मामले में एनआईए के 2 अधिकारियों को समन भेजा गया है। नोटिस में बताया गया है कि शिकायत करने वाले अधिकारी और हमले के दौरान घायल हुए अधिकारी दोनों जांच के लिए गवाह के रूप में आएंगे। घायल अधिकारी को फॉरेंसिक के लिए अपने मेडिकल कागजात और जिस कार पर हमला हुआ उसे लेकर आने के लिए कहा गया है। तो एक तरफ दिल्ली से बंगाल तक मोदी सरकार वर्सेस विपक्ष का सीन साफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर आज महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन के लिए आखिरकार अंतोगत्वा फाइनली राहत की खबर आ ही गई है। और ये तस्वीर देख के अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देख के अच्छा लग रहा है। पहले चरण के मतदान से 10 दिन पहले ही सही, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा ली। लंबी चर्चा और खींचतान के बाद शिवसेना ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर समझौते का औपचारिक ऐलान करने के लिए शिवसेना ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तीनों पार्टियों के नेता एक साथ सामने आए। समझौते की घोषणा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान ने की। सोचिए, समझौते के तहत शिवसेना ठाकरे को 21 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 17 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें दी गई हैं। मुंबई की 6 में से 4 सीटें शिवसेना ठाकरे को मिली हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की 48 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के में आमने सामने की चुनावी लड़ाई का बिगुल बज गया। कई राउंड की चर्चा और तीखे वाद विवाद के बाद आखिरकार महाविकास आघाड़ी की गाड़ी चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो गई है। महाराष्ट्र में समझौते के बाद शिवसेना ठाकरे गठबंधन में बिग ब्रदर बनकर उभरी। यही वजह है कि समझौते के ऐलान के बाद शिवसेना ठाकरे के नेताओं के तेवर बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे ने मंच से बीजेपी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। राष्ट्रीय जनता पार्टी के लोगों ने डराकर, धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है। वसूली पार्टी है, वसूली सेना है। संख्या के लिहाज से यूपी के बाद सबसे अहम राज्य अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ 48 सीटें दांव पर हैं, इसलिए यहाँ चुनावी संग्राम कैसा होगा ये भी क्लियर दिखने लगा है। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को समझौता करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस महाराष्ट्र में 25 सीटों पर लड़ी थी।
लेकिन इस बार उसे कई सीटें छोड़नी पड़ी। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए बड़ा दिल दिखाया है। इनका खात्मा होना तय है और इसलिए महायुति में जो महाभारत चल रहा है वो चलते रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चंद्रपुर की रैली में शिवसेना ठाकरे को नकली सेना कहा था। आज उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब दिया। शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। सीटों को लेकर समझौता एनसीपी शरद पवार को भी करना पड़ा है, लेकिन आज शरद पवार ने कहा अब महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एमवीए ने समझौता कर लिया है, लेकिन इसमें काफी देर हुई, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी अभी तक साझा रैलियां नहीं कर पाई है। सवाल यह है कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहां फंसा था और समझौते तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को कितनी सीटों का बलिदान देना पड़ा। महाराष्ट्र की 48 में से 44 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में समझौता 2 हफ्ते पहले हो गया था, लेकिन 4 सीटों को लेकर पेच फंस गया। भिवंडी, सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी। इनमें से सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर शिवसेना ठाकरे ने एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम नाराज होकर आला कमान से बात करने दिल्ली पहुंच गए। जबकि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने तो पार्टी ही छोड़ दी। एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस नेता खुलकर बोल रहे थे कि वो सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबई मधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे। हालांकि अब कांग्रेस ने शिवसेना ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के सामने हथियार डाल दिए। भिवंडी लोकसभा सीट कांग्रेस ने एनसीपी शरद पवार के लिए छोड़ दी। कांग्रेस सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट शिवसेना ठाकरे को देने को तैयार हो गई। पार्टी के इस फैसले से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ गुस्से में है। आज वो महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुई। मुंबई दक्षिण मध्य सीट से वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ 2009 का लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए वो इस सीट पर दावा ठोक रही थी। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत करेंगे। लोकशाही से कोई बड़ा नहीं है। जो हमारे हाईकमान का आदेश है उसका पालन हमारा सभी कार्यकर्ता और हमारे नेता करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा शिवसेना ठाकरे की चली। मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर एनसीपी दावा कर रही थी। इसे लेकर एनसीपी नेताओं ने खुलकर बयान भी दिए, लेकिन ये सीट भी शिवसेना के पास ही रही। सीट समझौते का फाइनल ऐलान होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी के सुर सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ही नाराज नहीं है, मुंबई कांग्रेस के और नेता भी खुलकर गुस्सा जता रहे हैं। सांगली से टिकट मांग रहे विशाल पाटिल भी गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया है। सांगली सीट भी शिवसेना ठाकरे के पास चली गई। आघाड़ी का मतलब ये नहीं होगा कि मुंबई कांग्रेस का आप अवमानित करेंगे, आप अपमान करेंगे। मुंबई कांग्रेस का एक से है, कांग्रेस की नींव यहाँ है, कांग्रेस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई है। आज मुंबई के कार्यकर्ताओं को हम क्या बताएंगे? तो ये नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल, कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। जो कहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, लगता है वो उस फिल्म का डायलॉग बता रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। महाविकास अघाड़ी के लिए सीट बंटवारा काफी मुश्किल रहा है। शिवसेना ठाकरे शुरू में 23 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही थी। बातचीत फाइनल होने से पहले ही शिवसेना ठाकरे ने 21 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। सीट बंटवारे में फंसे पेच के बाद प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में सीट समझौते ने कई नेताओं के चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसी वजह से कई नेता नाराज हैं। ये नाराजगी अब बीजेपी और कांग्रेस को भारी पड़ रही है। यूपी के बरेली में तो बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा सड़क पर आ गया है। पार्टी ने संतोष गंगवार का टिकट काटा, जिसके बाद से समर्थक नाराज थे। इसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ता 2 खेमों में बंट गए हैं। इस खेमेबाजी की वजह से एक दूसरे पर कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसा ये कमेंट ने संतोष गंगवार के समर्थकों का पारा चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, आप खुद देखें।
नारेबाजी की ये तस्वीरें यूपी में बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक बरेली की है। नारे बीजेपी नेताओं के खिलाफ लग रहे हैं और लगाने वाले भी बीजेपी के ही हैं। हद तो ये हो गई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराज भीड़ ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को घेर लिया और फिर उन्हीं के सामने मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हंगामा काफी देर चलता रहा। बड़ी मुश्किल से संतोष गंगवार ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अपने समर्थकों के बीच से निकाला। ये गुस्सा, हंगामा, नारेबाजी आखिर क्यों हुई, इसे भी समझ लीजिए। बीजेपी ने इस बार बरेली में उम्मीदवार बदला है। बीजेपी ने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट उम्र का हवाला देकर काट दिया। संतोष गंगवार की जगह बीजेपी ने योगी कैबिनेट में मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज संतोष गंगवार के समर्थक छत्रपाल गंगवार के प्रचार में नहीं पहुंच रहे। इसी के बाद छत्रपाल गंगवार ने एक मीटिंग में कह दिया कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़वा रहा है, क्या मैं अपना टिकट वापस ले लूं? इसी बीच बरेली के मेयर उमेश गौतम का ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो कथित तौर पर संतोष गंगवार को लेकर टिप्पणी करते हुए सुनाई दी, जिसके बाद संतोष गंगवार के समर्थक भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। बरेली में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ने प्रवीण आरन को उम्मीदवार बनाया। प्रवीण आरन की बरेली में मजबूत पकड़ है, वो यहां से सांसद रह चुके हैं, इसीलिए बीजेपी में मचे हंगामे पर समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका मिल गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के हंगामे का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यूपी बीजेपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के अंदर असंतोष है। बीजेपी के मेयर ने कुर्मी समाज के प्रति अभद्र बात की थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी का अहंकार जनता तोड़ देगी। यूपी के बरेली में संतोष गंगवार के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार की दिक्कतें बढ़ा दी हैं, तो राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अरविंद डामोर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। ये है अरविंद डामोर, जिन्हें कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन 2 दिन पहले तक अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। डामोर ने कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन भी फाइल किया। वो इलाके में जोर शोर से प्रचार में जुटे थे। इस बीच 7 अप्रैल की देर रात कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के साथ गठबंधन हो गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोध बीएपी के उम्मीदवार हैं। बीएपी से समझौता होने के बाद कांग्रेस ने अरविंद डामोर से अपना नाम वापस लेने को कहा। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक थी। उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। अरविंद डामोर ने नाम वापस नहीं लिया तो कांग्रेस ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किया है। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में राहुल गांधी एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। ये तस्वीरें शहडोल और उमरिया की हैं। राहुल की ऐसी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा और अलग अलग काम से जुड़े लोगों से मुलाकात के दौरान अक्सर आती रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनका वही अंदाज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीती रात राहुल गांधी ने अपनी टीम के साथ ढाबे पर डिनर किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य नेताओं ने डिनर किया। प्लेट में तंदूरी रोटी, दाल, सब्जियां और सलाद रखी थी। खान पान के साथ डिनर टेबल पर चुनावी चर्चा भी चलती रही। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी आज सुबह 5 बजे शहडोल से उमरिया जा रहे थे, तभी उनकी नजर महुआ बीन रही आदिवासी महिलाओं पर पड़ी। वो गाड़ी से उतरकर इन महिलाओं से मिलने पहुंच गए। नमस्कार। अच्छा, तो यहाँ से जमीन से उठाते हो? हाँ। महिला के इतना कहते ही राहुल ने भी जमीन से उठाकर महुआ का स्वाद चखा। इस दौरान वो उनसे चर्चा भी करते रहे। एक दिन में कितने बीन लेते हो? 14 चुगने। गुड़ का मतलब सीरा बना के इसको जैसे सूख जाता है ये, तो उसको लड्डू बनाया जा सकता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेचती हैं। सोसाइटी कितना पैसा बनता है? थोड़ा को जैसे चुकनी 2 चुकनी बेचे तो क्या बनो कहूँ 200 300 और
छड़ को खड़ लाइन तपन खाएं, कुछ नहीं मिले बा सरकार। आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी ने इन महिलाओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। महुआ आदिवासी समुदाय की जीविका और उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। वो इसे खाते भी हैं। इसका दवा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल शहडोल में कल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया था। खराब मौसम की वजह से फ्यूल का टैंकर समय से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को ब्रेक लेना पड़ा। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और बाकी कार्यक्रमों के लिए किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इस फ्यूल को लेकर खूब चर्चा होने लगी है। राहुल पर तंज किए जा रहे हैं। पहले चॉपर का फ्यूल खत्म होने और मौसम खराब होने की वजह से राहुल गांधी को शहडोल में ही रात्रि विश्राम करना पड़ा। हेलीकॉप्टर खेत में बने हेलीपैड पर ही खड़ा रहा और रैली स्थल से उनका काफिला एक निजी होटल की ओर रवाना हुआ। भारी सुरक्षा के बीच इसी होटल में उन्होंने रात गुजारी। इसी दौरान उनका ढाबे पर डिनर कार्यक्रम और आदिवासी महिलाओं से मिलना भी हुआ। लेकिन हेलीकॉप्टर के ईंधन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा तो जीतू पटवारी ने भी उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। जब आज राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल का। शिवराज सिंह चौहान का क्या समाप्त हुआ था तो उनको पद से हटाया है मोदी ने, वो बताना चाहिए प्रदेश को। लेकिन अब एक अलग प्रकार के फ्यूल की बात करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा फ्यूल पड़ा है कि कई इंजन मजबूती से दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। इस गारंटी का असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। हालांकि वहां पर टिका नहीं, थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन पहुंचा तो। ये रिपोर्ट देखें। नवरात्रि के पहले दिन आज जैसे ही सुबह स्टॉक मार्केट खुला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इतिहास बना दिया। सेंसेक्स का ग्राफ इतना ऊपर पहुंच गया जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 381.78 पॉइंट्स की उछाल के साथ 75,124.28 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 99 पॉइंट्स की उछाल के साथ 22,765.30 पहुंचा। साल 1986 में लॉन्च होने से अब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कई बार छलांग लगाई, लेकिन पिछले 10 साल में यानी 2014 से 2024 तक शेयर बाजार ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई हासिल की है, अब जरा ये आंकड़ा भी देखिए। मार्च 2014 में चुनाव से पहले मोदी की लहर थी। तब सेंसेक्स 22,000 पॉइंट्स था। 16 मई 2014 को वोटों की गिनती के दौरान 25,000 पॉइंट्स था। सितंबर 2021 में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद सेंसेक्स 60,000 पॉइंट था। दिसंबर 2023 में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद सेंसेक्स 70,000 पॉइंट्स था और 9 अप्रैल 2024 को मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद सेंसेक्स 75,000 पॉइंट्स पर है। भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल के पीछे विदेशी इन्वेस्टर्स का भारत में बढ़ता भरोसा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी माना जा रहा है। यही वजह है कि शेयर बाजार ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं सोने के दाम भी पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ गए हैं। साल 2014 में 24 कैरेट सोना 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं साल 2024 में 24 कैरेट सोने की कीमत 73,125 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। सोने के अलावा चांदी ने भी रिकॉर्ड बना लिया है। भारत में 1 किलो चांदी 84,000 रुपए में बिक रही है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। दिन में पीलीभीत और बालाघाट में रैलियां करने के बाद शाम को चेन्नई में पीएम मोदी का रोड शो। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने फूलों से किया स्वागत। दक्षिण भारत के लिए कांग्रेस ने रखा 50 सीटें जीतने का लक्ष्य। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह 10 साल बाद दोबारा कांग्रेस में वापसी। पंजाब किसान मोर्चा ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जारी की 11 सवालों की लिस्ट। पूछा, किसानों के सामने क्यों मारा? किसानों की कर्ज मुक्ति में दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग का सीबीडीटी को आदेश। थिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे की जांच करे। कांग्रेस ने आय को लेकर चुनाव आयोग से की थी शिकायत।
महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर नाना पटोले का बयान, सारे फैसले आला कमान से बात करके लिए गए, नाराज होना स्वाभाविक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सिक्योरिटी। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान। मितेंद्र सिंह होंगे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया ने पिता के चुनाव का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की। और आगे देखिए, मोदी नीति की मार, अर्जी लेकर खड़े शाहबाज। द पीएम